कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है F5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास का जो लास्ट ईयर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। जैसा मैंने कि कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था F5 के बारे में, उससे कितने टॉपिक आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, आज की इस वीडियो से हम लोग आराम से समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक F5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए अभी तक जितना पेपर आपने देखा है F4 तक का, ठीक, F1 से लेके F4 तक का, वो पेपर कितने नंबर का हुआ करता था? 70 नंबर का। अब आपका F5 से लेके आगे की पेपर 35 मार्क्स की है, मतलब कि 35 नंबर का, और ये एग्ज़ाम अब 2 घंटे का होगा। ठीक, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे कैसे क्या क्या है। तो अब आपका पेपर क्या हो गया? F5 35 नंबर का हो गया। इसमें आपको क्या करना रहता है कि जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन हो गया वो आपके रहेंगे खंड का में। देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये पाँचों प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 5 अंक का है। क्लियर है? 5 प्रश्न है शॉर्ट वाला, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 75 से 100 वर्ड में देना है, जो कि 5 अंक का है। मतलब कि 5 गुने 5 कितना हो गया अपना? 25 नंबर का हो गया। क्लियर है? उसके बाद जो आपका लॉन्ग वाला है, लॉन्ग आंसर, वो देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से आपको किसी एक का प्रश्न का आंसर देना है 200 से 250 शब्दों में, जो कि आपका 10 नंबर का है। तो 25 + 10 आपका कितना हो गया? 35 नंबर। मतलब कि 5 प्रश्न हो गया शॉर्ट में से और 1 प्रश्न हो गया अपना लॉन्ग में से, टोटल 35 नंबर। और मैंने आपको बताया ही है लिखने का, जो आपका शॉर्ट होगा सो 1 से 1.5 पेज में लिख लीजिएगा, और जो आपका 200 वर्ड में लिखना है सो कम से कम 4 पेज में जाएगा, मतलब आगे पीछे मिलाकर। ठीक, ऐसा नहीं कि 4 पेज हो गया अपना आगे पीछे में मिलाकर 8 पेज, ऐसा नहीं। 4 पेज कहने का मतलब हुआ आगे पीछे दोनों को मिलाकर। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के आए थे। ये आपका सेक्शन A आ गया। सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें। मैंने कल जो आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें सबसे पहला टॉपिक अपना क्या था? यही चीज़ था कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था। इसका पूछने का मतलब हुआ कि जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मैंने ये जो काम किया, देखिए ये मैं आपको दिखाने के लिए टिक मारा था ना कि ये वाला चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे टिक मारे तो इसका मतलब कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हूँ। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हमको कैसे पता कि ये 5 लिखा हुआ है? यहाँ पे ये 4 है, हमको कैसे पता कि हम 4 लिख दिए हैं? तो ये क्या है? एक प्रतीक है। मान लीजिए कि आपको ये, हम लोग बोलते हैं ना कि आसमान में चिड़िया उड़ रहा है, मान लीजिए ये अपना पेड़ हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग डिज़ाइन बना देते हैं तो क्या बोलते हैं कि नदी है। तो भाषा क्या है कि इसका जो है ना सो मनमाना ढंग से था, कोई इसी चीज़ को कुछ भी बोलते थे, पर जब सारा कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ तो जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, अब हम लोग पेड़ को पेड़ ही ना बोलेंगे। अब चाह भी लेंगे बदलना तो बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। चूहा है, अब चूहा को चूहा ही क्यों बोलते हैं? ठीक, सोचने वाली बात सब है ना। पेड़ हुआ, पौधा हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, पहाड़ हुआ, नदी हुआ, ये सब क्या है? प्रतीक है। हम लोग इसके माध्यम से कहाँ जा रहा है? तो अच्छा वो जो है ना उस खेत में बरगद का पेड़ है वहीं पे जा रहा है, तो क्या हुआ? प्रतीक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। तो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि भाषा जो है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें। तो इसको आप उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दीजिए कि क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, उदाहरण के स्वरूप में आप क्या लिखिएगा कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने, आपने नदी को क्रॉस किया, फिर पहाड़ को क्रॉस किया। अब मान लीजिए कि आपको अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखना हो, तो आप नदी, पहाड़, पेड़, पौधा, पक्षी, हर कुछ के बारे में कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? दूसरे को कैसे समझ में आएगा? तो जब तक एक ही सिंबल को हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, अगर मान लीजिए इंडिया में अपना पेड़ है तो उसी का मतलब ट्री, और ये हर जगह ना है ट्री, थोड़ी ना सबके लिए अलग अलग है। इसी सबसे माध्यम से ना हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, हमारी अलग कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सिंबल आ रहा है, वरना अपना सारा काम बिगड़ जाए। अब अपना इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भाषा को परिभाषित करें। अब देखिए भाषा को परिभाषित करना है कि भाषा क्या है, इसी का अथवा में है। इसको परिभाषित करने के लिए
अब बताइए कि भाषा का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम लोग अपनी अभिव्यक्ति, अपना विचार, अपने मन की बात, मतलब कि हर कुछ व्यक्त करते हैं भाषा के सहारा ही ना। अगर आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि अगर भाषा नहीं होता तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो क्या आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। जो मैं अपने मन की बात आपसे कर रहा हूँ, आपको मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच की जो भाषा है वो एक जैसा है। हम आपको समझ पाते हैं, आप हमको समझ पाते हैं, तब ना अभी ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अपना भाषा क्या हो गया? इसी में बाबूराम सक्सेना क्या कहे थे, कल वाला याद कीजिए कि भाषा एक क्या है? सांकेतिक साधन भी है। ठीक। उसके बाद आपके ये थे, आपको एक क्या नाम था उनका, स्वीट भी एक मनोवैज्ञानिक। इनके अनुसार क्या था कि शब्दों द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही क्या है? भाषा है। मतलब कि जो बातचीत मैं कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर विचार है, उसको मैं क्या शब्दों के द्वारा स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, तो वही क्या है? अपना भाषा है। तो भाषा को परिभाषित आराम से आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब है इसके बाद कि मानव भाषा और पशु पक्षियों की भाषा में अंतर स्पष्ट करें। मानव भाषा का क्या होता है? एक क्रमबद्ध तरीका होता है, व्याकरण होती है, इसको हम सभी लोग सीख सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर हिंदी बोल रहे हैं और कोई अगर तमिल बोल रहा है तो आप चाहिएगा तब तमिल सीख सकते हैं। पर अगर आप चाह लीजिएगा कि पशु पक्षी का भाषा को सीख लें तो संभव है? नहीं है, क्योंकि उनके पास में व्याकरण, क्रमबद्ध तरीका, ये सब चीज़ नहीं है, वरना हम लोग उनकी भाषा को भी सीखते। सीखने का एक तरीका ना होता है कि सीधे आप कुछ भी सीख जाइएगा। पशु पक्षी की भाषा को आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आपके पास में वो तरीका नहीं है सीखने का, वो क्रमबद्ध जो अपना सिस्टम होना चाहिए सो नहीं है। मगर मानव भाषा जो है वो एक सुदृढ़ बना हुआ है कि उसमें इस प्रकार से होता है, इस सिंबल को ये बोलते हैं, उसको हम सीख सकते हैं। जो हमारी अपनी मातृभाषा है उसको तो हम लोग अर्जन करते ही करते हैं, पर किसी अदर भाषा को हम लोग चाहें तो सीख सकते हैं, उसके व्याकरण को समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वातावरण में रहेंगे, ऑटोमेटिक उस चीज़ को सीख लेंगे। तो सबसे मेन अंतर क्या है? यही कि मानव भाषा हम सभी लोग एक दूसरे की भाषा को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर पशु पक्षी की भाषा को हम लोग सीख नहीं सकते हैं। इसके बाद है अपना शुरुआती पढ़ना क्या है, पढ़ने में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। अब देखिए, जब बच्चा सबसे पहले विद्यालय में जाता है ना, तो उसके पास में बस अपनी एक मातृभाषा होती है जिससे वो अपने समस्या को बता सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे नहीं आ रहा है, मतलब जो एकदम शुरुआत का होता है। पर यहाँ पे क्या बात आ रहा है? शुरुआती पढ़ना का मतलब आ रहा है, मतलब कि जब बच्चे जाते हैं क्लास में बैठते हैं तो उनको हम लोग हर प्रकार का सब कुछ दिखाते हैं, पर जब तक उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, अर्थात मतलब हुआ कि अब मान लीजिए कोई बच्चा बैठ गया, उसको टीचर यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक, अब तुम पढ़ो प्रत्येक। अरे भाई, जब बच्चा को पता नहीं है कि प है कि र है कि आधा त है कि क्या है, तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। जब तक उनको बच्चों को प्रतीकों से प्यार नहीं हो जाएगा, सिंबल को पहचानने नहीं लगेंगे, वर्ण की पहचान नहीं होगी, अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो वहाँ पे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा का जो कक्ष का अंदर का वातावरण होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उनके अनुकूल होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगे कि कहीं और आके बैठ गए, कोई बाहरी जगह में आके बैठ गए। उनका जो वातावरण है सो उनके अनुकूल होना चाहिए। सामने में जैसे कि मान लीजिए मिलता जुलता शब्द लिखा हुआ रहना, क से कबूतर, म, मा, मी, न, ना, नी, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना ताकि उनके लिए इजी हो जाए। हर किसी चीज़ का सिंबल दिखाना, एप्पल का, सेब का सिंबल दिखा देना। तो इस प्रकार से हम लोग शुरुआती पढ़ना करते हैं, और इससे क्या होता है कि जब वो एक बार फैमिलियर हो जाते हैं पढ़ने से, तो उनका आगे का सारा कुछ सुदृढ़ तरीके से होने लगता है, और वो अपने मन की विचार, दूसरे की विचार और अपने पढ़ाई को भी धारा प्रवाह करके पढ़ना शुरू करते हैं। और ये सब शुरुआती काम अगर हम लोग ना करेंगे तो बच्चा के मन में क्या आ जाएगा? नकारात्मक विचार आ जाएगा। अब वो सोचेगा अरे मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरे अंदर मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, मेरे ही अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे उसके अंदर में नकारात्मकता चीज़ आया कि बच्चा का शिक्षा पे और मानसिक स्तर पे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ने लगेगा। क्लियर? अब है आपको कि भाषा की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए, भाषा की विशेषता मैंने कल भी आपके उस वीडियो में बताया था
कि हर चीज़ का, तो भाषा क्या होता है, एक अपना अर्जित संपत्ति है। 3 ही विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ठीक। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि भाषा सर्वव्यापक है। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये नहीं कि 3 को पॉइंट लेके छोड़ दीजिएगा, समझे। और भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो वाक्य से हुआ है। तो आप इसको मान लीजिए कि लिखिएगा, भाषा की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह एक अर्जित संपत्ति है, और वहाँ पे डैश देके और उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सर्वव्यापक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक। ये एक मानकीकरण पर आधारित है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हर जगह प्रभावी है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट को आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर। इसके बाद अपना टॉपिक क्या है कि भाषा समाज के अंतः संबंध को स्पष्ट करे। भाषा समाज के अंतः संबंध को स्पष्ट करे। भाषा समाज कहने का मतलब क्या हो गया, इंटर रिलेशन इन लैंग्वेज सोसाइटी। मतलब कि आपका जो एक, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये भाषा हुआ, ठीक, और ये अपना क्या हो गया, समाज हो गया, ठीक। अब देखिए भाषा तो शुरू से प्रभावी है, पर इस भाषा को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक में कौन ले जा रहा है, समाज ले जा रहा है। हम लोग भाषा को कैसे अर्जित करते हैं, जो नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि हर बच्चे में भाषा का एक एलईडी डिवाइस लेकर वो पैदा होता है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, ठीक। तो ये जो सीखने का जो अपना एक डिवाइस है वो कैसे वर्क करता है, जब वो बच्चा समाज में आता है और वो भाषा का उपयोग सुनता है, अपने आसपास में देखता है, अपने मातृभाषा को समझता है, तब ना वो भाषा को सीखना शुरू करता है। तो सबसे पहला इसमें अहम रोल किसका है, समाज का है, जो कि भाषा को अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या लेते हुए चलते हुए आ रहे हैं। अब आप कभी सोचिए मन में कि पेड़ को सबसे पहले पेड़ कौन बोला, सोचिए, सोचते रह जाइएगा। तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, उसके अनुसार हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, उसमें निरंतर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। पर जो अपना आसपास का जो अपनी मातृभाषा है, हमारी बोली है, उस प्रकार से हम लोग सारा जो संबंध बन कर आ रहा है उस किस पर आधारित है, समाज पर आधारित है। कि जब तक किसी बच्चे को पूर्णतः पूरा वातावरण नहीं मिलेगा तो भाषा को अर्जन ही नहीं कर पाएगा। सीखना तो दूसरा भाषा को हम लोग सीखते हैं, पर जो एक्चुअल भाषा है उसको अर्जित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, समाज की। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, भाषा और समाज के अंतर संबंध को आप नहीं स्पष्ट कर दीजिएगा, इसको आप उदाहरण देकर बता दीजिए कि एक बच्चा ऐसा है जो समाज के बीच में पला है, बड़ा है, और एक बच्चा के रूम में बंद है, और दोनों के भाषा विकास में क्या अंतर हो सकता है, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अब है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है। तो सिंपल सी बात है कि जो अपना भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची था उसमें 22 भाषा बताया गया था, ठीक। जिसमें क्या था कि देखिए इस अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, और आरंभ में क्या थी, सबसे पहले क्या था कि 14 ही भाषा था, ठीक। उसके बाद कुछ भाषा को इसमें ऐड किया गया और फिर क्या हो गया, 18 बन गया। कह रहा है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है, तो ये भाषा को ही लेकर इसका महत्व है, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया कि जब कुछ और 4 भाषाएं जोड़ी गई तो ये हो गया अपना 22, जिसमें सबसे अंतिम में जोड़ा क्या गया था, तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। इसमें 22 भाषाएं होती है। और इसके महत्व को मतलब कि हर एक भाषा का अपना स्वतंत्रता है। हम लोग जो पेपर देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदी में दे रहा है, कोई इंग्लिश में दे रहा है, तो हर व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। ये सब चीज़ इस अनुसूची में था, जो कि आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। क्लियर है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, बच्चों के आरंभिक लेखन कौशल विकास में शुरुआती लेखन के महत्व पर प्रकाश डालें। सेम क्वेश्चन है जो हम लोग शुरुआती पढ़ना को एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे मामा मामी करते हैं, उसी प्रकार बच्चों के आरंभिक लेखन कौशल विकास में शुरुआती लेखन के महत्व, मतलब कि टेढ़ा टेढ़ी आड़ी तिरछी लाइन खींचकर फिर डॉट वाला बना करके हम लोग ये डॉट बना दिया और इसमें बोले कि मिला इसको, ठीक। इस प्रकार से आरेख बनाकर, बिंदु से बिंदु मिलाकर, फिगर दिखाकर, इस सिंबल के द्वारा पढ़ाकर, इसे शुरुआती लेखन में क्या होता है, बच्चा फिर लिखना सीखता है। और जब वो लिखना सीखता है उसका फिर महत्व क्या होता है कि वो अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति को हर जगह प्रकट करने के लिए सक्षम बनता है। क्लियर है। इसके बाद क्या है अपना भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर क्या है। ये अपना कल का ही टॉपिक है कि भाषा अर्जन करना और भाषा सीखने में
अंतर क्या है, मैंने आपको इस पे 5 अंतर भी बताया था। जैसे कि भाषा अर्जन जो होता है सो एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा को हम लोग वातावरण से ही अर्जित कर लेते हैं, पर भाषा सीखना क्या है, एक चेतना वाला, मतलब कि हमको इसमें मन और दिमाग लगाना पड़ता है। क्या भाषा अर्जन हमारे वातावरण के आसपास हो सकता है, और भाषा सीखने के लिए हमको नियम व्याकरण की ज़रूरत होगा ना। भाषा अर्जन द्वारा हम लोग बोलना सीख सकते हैं, बोलना वो समझना हम लोग कर सकते हैं, पर भाषा सीख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त भी कर सकते हैं। देखते हुइएगा कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो वातावरण और समाज के कारण क्या बोल पाता है, अपने समस्या को दूसरे को समझा पाता है। पर उसको आप बोलिएगा लिखने के लिए तो लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर में व्याकरण नहीं है, उसको व्याकरण के बारे में पता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस भाषा को सीखा नहीं है, पर वो बोल इसलिए रहा है क्योंकि वो उसके वातावरण से वो उसने भाषा को एडप्ट मतलब कि अर्जित कर लिया है। क्लियर। इसके बाद है कि भाषा सीखने में कल्पनाशीलता की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए, भाषा सीखने में कल्पनाशीलता कहने का अर्थ क्या हो गया। अब कल्पना मतलब कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। भाषा सीखने में कल्पनाशीलता की भूमिका का वर्णन करें। आपको कुछ अब सोचना है, अपने मन की अभिव्यक्ति को कुछ प्रकट कर, नहीं समझे ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि अब आप मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, ठीक। अब आपसे पूछ दिया कि आप अपने संपूर्ण डाइट या फिर जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका विवरण करें। तो ये आप क्या कीजिएगा, आप पूरा सोचिएगा मन में कि आपने 2 साल के कोर्स में या फिर अभी के 1 साल के कोर्स में आपने क्या क्या किया, उसके बाद आने वाले भविष्य में आप क्या क्या कीजिएगा। तो इमेजिन कीजिएगा। मान लीजिए आपसे बोल दे कि आप भविष्य में कैसे शिक्षक बनिएगा, तो आप इसको तो मन में सोच के ही ना इस विचार को व्यक्त कीजिएगा। तो यही है कि भाषा सीखने में कल्पनाशीलता की भूमिका क्या है, कि आपके मन की, आपके अभिव्यक्ति की जो हम लोग विचार प्रकट करते हैं, वो सोच आपका इतना ज़्यादा वो डेवलप होता है, ब्रॉड होता है, ताकि आपके मन से विचार बहुत अलग हट कर निकलता है और अपने अभिव्यक्ति में आप उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्लियर है। इसके बाद अपना लास्ट, बस 1 मिनट। अब आपको यहाँ पे क्या आ गया कि स्किनर के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखते हैं। अब आपको बताना है कि स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा को किस प्रकार सीखते हैं। ये आपका कल के टॉपिक में भी था कि स्किनर जी का क्या मानना था कि जो बच्चा है सो हर कुछ क्या कर लेता है, अपने मतलब की प्रतिक्रिया या फिर पुनरावृत्ति के द्वारा बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। वो कहते थे कि बच्चा जो है सो अपने परिवार, अपने आस पड़ोस और अपनी प्रकृति के संपर्क में आकर ऑटोमेटिक भाषा सीखने लगता है, और बच्चा अपने आसपास में रहने वाले व्यक्ति का, माता पिता का, लोगों का क्या करता है, नकल करके शब्द को दोहराता है और सीखता है। ठीक। इसके बाद अपना क्या है अगला, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें पहला क्या है, त्रिभाषा सूत्र। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इस नाम से भी आ सकता है। देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं आपको नहीं बता रहा था कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा। इसके अंतर्गत में जो आपको मैं बता रहा था वही सारी बातें आपको यहाँ पे आ गया कि त्रिभाषा सूत्र अपना क्या होता है। ठीक। प्रथम भाषा जो है कि हम लोग अपने घर से लेके जाते हैं, जिसको हम लोग मातृभाषा भी बोलते हैं, वही अपना क्या हो गया, प्रथम भाषा हो गया। ठीक। द्वितीय भाषा मतलब कि हिंदी और उसके अलावा जो हम भाषा सीखते हैं सो अपना क्या हो गया, अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा जो हम सीखते हैं सो अपना क्या हो जाएगा, द्वितीय भाषा हो जाएगा। और तृतीय भाषा कहने का मतलब हो गया कि हिंदी तो है ही, अब जो हिंदी राज्य है वहाँ पे हिंदी है, अब जहाँ पर अंग्रेजी है तो वहाँ पर अंग्रेजी हो गया प्रथम, द्वितीय हिंदी हो गया, पर तृतीय में वो कोई भी एक भाषा को चुन कर उसका पढ़ाई वो कर सकता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, अपना त्रिभाषा सूत्र कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या है कि भाषिक अर्जन क्षमता, वही आपको भाषा कैसे आप अर्जन करते हैं, वातावरण से, समाज से, अपने आसपास के लोगों से, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। और क्षमता मतलब कि हर व्यक्ति में होता है, जन्मजात होता है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार। संवाद संरचना, देखिए संवाद संरचना कहने का मतलब हो गया कि न्यूज़ कैसा होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है। तो न्यूज़ हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, जिस एरिया में चल रहा है उस एरिया के लैंग्वेज के अनुसार होना चाहिए, मतलब क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए।
पॉइंट आराम आराम से एकदम छोटा छोटा होना चाहिए। जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ में जो हम लोग शब्द का उपयोग कर रहे हैं सो आसान होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट शब्द नहीं होना चाहिए। एकदम सरल बातों में उस बात को खोल कर रखना ताकि निम्न से निम्न लोग भी उस बात को समझ सके। ये होता है अपना न्यूज़ का मेन मोटिव। इस तरह से आप 10 पॉइंट बना के संवाद संरचना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया F5 का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी मन में डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे 8789666040 पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देखिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना हो तो F1 से लेके F12 तक का कंप्लीट नोट्स आपको मिलता है, जिसके लिए आपको 300 देने पड़ते हैं। बस आपको नोट्स का ही लगता है और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको ऑटोमेटिक आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।